नमस्कार दोस्तों, मैं विनोद सर अपने YouTube चैनल प्रतिज्ञा जीएस में आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं संविधान की क्लास में एक नए टॉपिक के साथ आप लोगों के समक्ष उपस्थित हुआ हूं। दोस्तों, जैसा आप लोग जानते हैं कि आज का जो टॉपिक चलेगा वो कौन सा होगा, हमने आपको कल बताया था कि आज का जो टॉपिक होगा वो संविधान निर्माण की प्रक्रिया के बारे में हम लोग पढ़ेंगे दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों हम अपने टॉपिक को प्रारंभ करने से पहले उन दोस्तों से आग्रह करना चाहते हैं जो दोस्त हमारे इस चैनल पर नए व्यूवर हों, उनसे आग्रह करना चाहते हैं कि वह हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बटन दबा दें ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक आसानी के साथ पहुंचता रहे दोस्तों। ठीक है दोस्तों, आइए अपनी क्लास को हम लोग प्रारंभ करते हैं। दोस्तों, हम लोग कल की क्लास में अपने 1935 और 1947 के भारत शासन अधिनियम के बारे में पढ़ा। 1935 जो सबसे बड़ा भारत शासन अधिनियम जिसे कहा जाता है, उससे जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में बन सकते थे उन सब की चर्चा हम लोगों ने अपनी पिछली वीडियो में की हुई है। जो दोस्त हमारी उस पिछली वीडियो को नहीं देखे हुए हैं वे दोस्त हमारे चैनल पर जाकर भारतीय संविधान के नाम से प्लेलिस्ट दोस्तों बनाई गई है, उसमें हर एक टॉपिक का वीडियो उस प्लेलिस्ट में दोस्तों पड़ा हुआ है। आप वहां जाकर जितनी भी वीडियो पड़ी हुई हैं उनको आप देख सकते हैं आसानी के साथ और समझ सकते हैं क्या क्या चीज़ें वहाँ पर दोस्तों समझाई गई है। ठीक है दोस्तों, आइए चलते हैं दोस्तों हम लोग अपने टॉपिक की तरफ। और जो हमारा आज टॉपिक है दोस्तों वो कौन सा होगा, भारत के संविधान का निर्माण। ठीक है दोस्तों, तो संविधान निर्माण की प्रक्रिया कैसे कैसे गुजरी, संविधान सभा क्या है, संविधान सभा में क्या क्या प्रावधान है, संविधान निर्माण की दृष्टि से पहला प्रयास किसने किया, सबसे महत्वपूर्ण प्रयास किसका रहा, संविधान सभा की मांग किसने की, संप्रभुता संपन्न संविधान सभा की मांग किसने की, अगस्त प्रस्ताव क्या था, क्रिप्स प्रस्ताव क्या था और कैबिनेट मिशन क्या है। तो इन सब की चर्चा दोस्तों आज हम करने वाले हैं। आप बने रहिए हमारे साथ वीडियो के अंत तक। दोस्तों आइए चलते हैं हम लोग भारत के संविधान निर्माण की दृष्टि के संदर्भ में देखते हैं क्या क्या पॉइंट यहाँ से हो सकते हैं जो आपके लिए जानना बेहद ही ज़रूरी है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, देखिए अगर हम कहें कि भारत के संविधान के निर्माण की दृष्टि से दोस्तों जो भारत का संविधान बना, जो निर्माण किया गया उसकी निर्माण की प्रक्रिया का पहला प्रयास, निर्माण की दृष्टि से जो पहला प्रयास किया गया दोस्तों वह किसके द्वारा किया गया, तो दोस्तों यह किया गया था वीजी तिलक द्वारा। कब किया गया दोस्तों, 1895 ईस्वी में दोस्तों। कब किया गया, 1895 ईस्वी में किया गया। किस में किया गया दोस्तों, तो इनका एक दोस्तों स्वराज नामक एक बिल है उसमें। तो कहने का मतलब ये है दोस्तों कि संविधान के निर्माण की दृष्टि से जो पहला प्रयास किया गया है, जो पहला प्रयास माना जाता है वो बाल गंगाधर तिलक का प्रयास है। कब, 1895 ईस्वी में, जब उन्होंने अपने स्वराज बिल में दोस्तों कहा था कि स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूँगा। तो दोस्तों
ये बाल गंगाधर तिलक पहले व्यक्ति थे जिन्होंने अपने राज्य, अपने शासन, अपने अधिकारों की बात की। तो ऐसा करने वाले ये पहले व्यक्ति थे। कौन? बाल गंगाधर तिलक। कब किए थे दोस्तों? 1895 ईस्वी में। तो ऐसा अगर आपसे कभी क्वेश्चन पूछा जाए कि संविधान निर्माण की दृष्टि से पहला प्रयास किसका था, तो आपका आंसर क्या होगा दोस्तों? बीजी तिलक का था। कब किया गया था? 1895 ईस्वी में। किसमें किया गया था? स्वराज बिल है दोस्तों इनका, स्वराज बिल में। ठीक है दोस्तों, आगे चलिए। अब अगर आपसे पूछा जाए, यूँ कहा जाए कि भारतीय संविधान के निर्माण की दृष्टि से दूसरा सबसे प्रमुख प्रयास किसका था दोस्तों? दूसरा सबसे प्रमुख जो प्रयास था दोस्तों वह किसका था? तो आप बताएंगे दोस्तों, महात्मा गांधी जी का। ठीक है दोस्तों, क्या था प्रावधान? कब किया था इन्होंने? 1922 ईस्वी में। इस तिथि को भी दोस्तों याद रखेंगे। अब देखिए क्या प्रावधान था इसमें। संविधान निर्माण की दृष्टि से दूसरा सबसे प्रमुख प्रयास किसके द्वारा किया गया? महात्मा गांधी जी द्वारा किया गया। कब किया गया दोस्तों? 1922 ईस्वी में किया गया। इन्होंने इस समय यह बताया कि भारतीयों के लिए एक संविधान होना चाहिए। दोस्तों ध्यान से सुनिएगा, भारतीयों के लिए एक संविधान होना चाहिए जो भारतीयों की इच्छा अनुसार हो। क्या कहा गांधी जी ने? कि भारतीयों के लिए एक क्या होना चाहिए? संविधान। क्या होना चाहिए दोस्तों? एक संविधान होना चाहिए जो भारतीयों की इच्छा अनुसार हो। लेकिन दोस्तों यहीं पर महात्मा गांधी जी थोड़ी सी एक कमी कर जाते हैं। क्या? वो कहते तो हैं कि जो भारत का संविधान होगा वो भारतीयों के लिए होगा, भारतीयों की इच्छा अनुसार होगा, लेकिन दक्षिण अफ्रीका की तर्ज पर होगा दोस्तों। किसकी तर्ज पर? दक्षिण अफ्रीका की तर्ज पर दोस्तों। ये गांधी जी की कमी थी दोस्तों। क्या उन्होंने क्या बताया कि जैसे दक्षिण अफ्रीका में संविधान का निर्माण वहाँ के लोगों ने नहीं, वहाँ के लोगों के द्वारा नहीं बल्कि दूसरे लोगों ने बना कर दिया है, उसी प्रकार से गांधी जी चाह रहे थे कि जो भारत का संविधान बने वह भारतीयों के लिए होना चाहिए, भारतीयों की इच्छानुसार हो, लेकिन इसे बनाए कौन? ब्रिटिश सरकार उसे बना कर दे दे। ठीक है दोस्तों, ये सारी चीज़ आप लोग ध्यान में रखेंगे। तो ये गांधी जी की थोड़ी सी कमी थी जो आगे चलकर इसी का विरोध दोस्तों करते कौन है? मोतीलाल नेहरू जी। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ से क्वेश्चन आपसे कैसे पूछा गया है कि संविधान शब्द का पहली बार प्रयोग किसने किया दोस्तों? संविधान शब्द का पहली बार प्रयोग किसके द्वारा किया गया दोस्तों? महात्मा गांधी जी द्वारा किया गया। कब किया गया था दोस्तों? तो जो आप बताएंगे 1922 ईस्वी में। तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा दोस्तों। अब आगे चलते हैं हम दोस्तों, और इसके आगे क्या क्या घटनाएं घटी। देखिए दोस्तों, अब गांधी जी के बाद एमएल नेहरू दोस्तों, मोतीलाल नेहरू जी ने गांधी जी का विरोध करते हुए कहा कि भारत के लिए एक संविधान होना चाहिए। मैं इस बात से सहमत हूँ। भारतीयों की इच्छा अनुसार होना चाहिए, इस बात से भी मैं सहमत हूँ गांधी जी के, लेकिन वह दक्षिण अफ्रीका की तर्ज पर हो, इस बात से मैं कतई सहमत नहीं हूँ दोस्तों। उन्होंने क्या कहा कि क्या भारत के अंदर कोई ऐसा बुद्धिजीवी वर्ग नहीं है कि क्या भारतीयों के अंदर वो क्षमता नहीं है कि अपने संविधान का निर्माण वो स्वयं करें। तो क्या कहते हैं मोतीलाल नेहरू जी? ये कहते हैं कि संविधान तो होगा
भारतीयों के लिए संविधान तो होगा, लेकिन उसका निर्माण किसके द्वारा किया जाएगा? भारतीय सभा द्वारा किया जाएगा। दोस्तों, संविधान के निर्माण की दृष्टि से कुछ पॉइंट हैं जो बहुत बारीक पॉइंट हैं, उसको हम लोग क्रमवार पढ़ते चलेंगे, तभी सारी चीज़ें आपको क्लियर होती चली जाएगी। ठीक है दोस्तों, इन्होंने क्या कहा? संविधान तो होगा, लेकिन इसे बनाएगा कौन? इसे भारतीय ही बनाएगा। मतलब कहने का मतलब भारतीय सभा द्वारा संविधान का निर्माण किया जाएगा। इतना कहने के बाद फिर आगे चलिए दोस्तों, इसको दोस्तों मोस्ट कर लीजिए आप लोग। आए एम.एन. राय साहब। कौन आए दोस्तों? एम.एन. राय, मानवेंद्र नाथ राय। क्या दोस्तों? मानवेंद्र नाथ राय। इनके बारे में इन्होंने कुछ कहा है, तो ये पॉइंट आप लोगों को याद रखना है दोस्तों। देखिए इन्होंने क्या कहा कि भारतीय संविधान का निर्माण भारतीय सभा द्वारा नहीं होगा, तब किस सभा द्वारा होगा? संविधान सभा द्वारा किया जाएगा दोस्तों। किस द्वारा? संविधान सभा द्वारा। तो दोस्तों, अब अगर आपसे कहा जाए कि संविधान सभा की औपचारिक मांग करने वाले पहले व्यक्ति कौन से थे, तो क्या होगा दोस्तों? एम.एन. राय साहब थे, जिन्होंने औपचारिक रूप से दोस्तों किसकी मांग की? संविधान सभा की दोस्तों मांग की है। ठीक है दोस्तों, फिर से देख लीजिए दोस्तों कि एम.एल. नेहरू साहब क्या कहते हैं कि संविधान तो होना चाहिए, लेकिन उस संविधान को बनाएगा कौन? भारतीय सभा बनाएगी। फिर उसके आगे चलकर एम.एन. राय साहब आए, उन्होंने क्या कहा कि जो भारत का संविधान होगा उसे संविधान सभा द्वारा बनाया जाएगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, किसके द्वारा? संविधान सभा द्वारा। अर्थात कहने का मतलब संविधान सभा की औपचारिक मांग करने वाले पहले व्यक्ति कौन थे दोस्तों? तो पहले व्यक्ति थे एम.एन. राय साहब। इसको याद रखिए, ये कई बार क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा गया है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, आइए अब आगे चलते हैं। तो देखिए अब आते हैं दोस्तों जे.एल. नेहरू साहब, अर्थात जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू साहब ये क्या करते हैं? आगे चलकर इन्होंने कांग्रेस कार्य समिति, कांग्रेस कार्य समिति की अध्यक्षता करते हुए जे.एल. नेहरू साहब क्या कह रहे हैं कि इन्होंने कहा कांग्रेस की कार्य समिति की अध्यक्षता करते हुए जवाहरलाल नेहरू साहब ने कहा कि यदि ब्रिटिश सरकार चाहती है कि भारत के भाग्य का फैसला भारत की जनता स्वयं करे। फिर से सुनिए दोस्तों, क्या कहते हैं कि यदि ब्रिटिश सरकार चाहती है कि भारत के भाग्य का फैसला भारत की जनता स्वयं करे, तो इसके लिए दोस्तों संविधान सभा तो होगी, लेकिन वह संविधान सभा कैसी होगी? वह संविधान सभा होगी दोस्तों संप्रभुता संपन्न। कैसी होगी दोस्तों? संप्रभुता संपन्न। संप्रभुता संपन्न संविधान सभा। ठीक है दोस्तों, संप्रभुता संपन्न का मतलब होता है दोस्तों सर्वोच्च शक्तियों से संपन्न, मतलब आंतरिक एवं बाह्य दृष्टियों से सर्वोच्च, उस पर किसी का नियंत्रण न हो, किसी का आधिपत्य न हो। किस पर? संविधान सभा पर। ठीक है दोस्तों, तो ये प्रश्न पूछा जा सकता है कि संप्रभुता संपन्न संविधान सभा की मांग किसने की थी? तो आंसर क्या होगा दोस्तों? जवाहरलाल नेहरू। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक समझ में आया। तो संविधान सभा की पहली बार मांग किसने की औपचारिक रूप से? एम.एन. राय। संप्रभुता संपन्न संविधान सभा की मांग किसने की? जवाहरलाल नेहरू। ये दोनों तथ्य दोस्तों आप लोग याद रखिएगा, आपके एग्जाम की दृष्टि से ये महत्वपूर्ण है। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं हम लोग। अब देखिए दोस्तों, अब आता है हमारा अगस्त प्रस्ताव। क्या आता है दोस्तों? 8 अगस्त
1940 को एक प्रस्ताव आया जिसे कहा जाता है अगस्त प्रस्ताव। अब दोस्तों इस प्रस्ताव में क्या हुआ, अगस्त प्रस्ताव में जो भारतीयों ने मांग की थी उस मांग का इसमें क्या किया गया दोस्तों, मौखिक रूप से क्या किया गया, समर्थन दिया गया। किसका, जो भारतीय मांग किए थे उसकी संविधान का निर्माण कौन करेगी, संविधान सभा करेगी। और वो संविधान सभा होगी कैसी, संप्रभुता संपन्न। तो इन सारी बातों का मौखिक रूप से समर्थन किसने किया, किसमें किया गया, अगस्त प्रस्ताव में निम्नलिखितों द्वारा दोस्तों यह किया गया था। ठीक है दोस्तों। अब आता है दोस्तों क्रिप्स प्रस्ताव। क्या आता है दोस्तों, क्रिप्स प्रस्ताव भारत आया। क्रिप्स प्रस्ताव 1942 में। अब दोस्तों इसने क्या काम किया, इसने कहा, इसमें प्रावधान किया गया था क्रिप्स प्रस्ताव में, ये बातें कही गई थी कि जो संविधान बनेगा, संविधान बनाने वाली जो संस्था होगी संविधान सभा, इन सब का गठन दोस्तों युद्ध के बाद किया जाएगा। क्योंकि दोस्तों देखिए ये 1942 अर्थात उस समय दोस्तों द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था। तो ऐसी परिस्थिति में क्या कहा गया कि आपका संविधान तो बनेगा लेकिन इसका निर्माण कब किया जाएगा, युद्ध के बाद। तो जितने भारतीय थे दोस्तों इसका उन्होंने क्या किया, विरोध किया। क्यों, क्योंकि उन्होंने कहा कि युद्ध के बाद ही क्यों, युद्ध के बाद ही क्यों, युद्ध के दौरान क्यों नहीं। ठीक है दोस्तों, क्या कहा कि युद्ध के बाद ही क्यों संविधान का निर्माण हो, युद्ध के दौरान ही क्यों न संविधान सभा या संविधान का निर्माण कर दिया जाए दोस्तों। ठीक है दोस्तों, इसी कारण दोस्तों इसे क्या कर दिया गया, अस्वीकार कर दिया गया। कहने का मतलब इसका पुरजोर तरीके से क्या किया गया, विरोध किया गया। किसके द्वारा दोस्तों, भारतीयों के द्वारा। दोस्तों इस प्रस्ताव के बारे में महात्मा गांधी का एक कथन है दोस्तों, उसको आप लोग याद रखिएगा। इन्होंने इस प्रस्ताव को पोस्ट डेटेड चेक की संज्ञा दी दोस्तों। किसकी संज्ञा दी, पोस्ट डेटेड चेक की संज्ञा दी। किसने, महात्मा गांधी ने। किस क्रिप्स प्रस्ताव को। इन्होंने क्या कहा कि यह क्रिप्स प्रस्ताव एक ऐसा चेक है, इनका यह कथन है, कई बार पूछा गया है, किसका, गांधी जी का। यह एक ऐसा चेक है जिसका भुगतान बैंक की इच्छा पर निर्भर है। फिर से सुन लीजिए, यह एक ऐसा चेक है जिसका भुगतान बैंक की इच्छा पर निर्भर है। यह कथन किसके द्वारा कहा गया, महात्मा गांधी जी द्वारा कहा गया। किसके लिए कहा गया था, क्रिप्स प्रस्ताव के लिए कहा गया था। ठीक है दोस्तों, अब आगे चलिए, जो आपका सबसे महत्वपूर्ण है वो क्या है दोस्तों। अब दोस्तों भारत आता है कैबिनेट मिशन। क्या आया, कैबिनेट मिशन। और यह कब आता है, 24 मार्च 1946 ईस्वी। अब कैबिनेट मिशन ने क्या काम किया, कैबिनेट मिशन ने संविधान सभा का निर्माण किया। किसका, संविधान सभा का निर्माण या गठन। मतलब कहने का मतलब कैबिनेट मिशन ने संविधान सभा को मूर्त स्वरूप प्रदान किया, उसकी संरचना पर व्यापक प्रकाश डाला। किसने, कैबिनेट मिशन ने। ठीक है दोस्तों, तो संविधान सभा का निर्माण किसने किया था, ये क्वेश्चन पूछा गया है। संविधान सभा का निर्माण किसके द्वारा किया गया था, कैबिनेट मिशन द्वारा। जो कैबिनेट मिशन ने संविधान सभा बनाई, इसी संविधान सभा ने आगे चलकर किसका निर्माण किया दोस्तों, संविधान का निर्माण किया। तो एक ही जगह आप लोग इसे भी याद रखिए, अगर पूछे संविधान का निर्माण किसके द्वारा किया गया या किसने किया था, संविधान सभा द्वारा किया गया था। ठीक है, संविधान सभा का निर्माण या गठन किसके द्वारा किया गया, कैबिनेट मिशन के द्वारा किया गया। ठीक है दोस्तों, अब आइए हम लोग दोस्तों देख लेते हैं कैबिनेट मिशन की संरचना के बारे में।
कैबिनेट मिशन की संरचना। ठीक है दोस्तों, अब अगर पूछा जाए दोस्तों कैबिनेट मिशन में कितने सदस्य थे, अर्थात ये जो कैबिनेट मिशन आया था भारत, ये कितने सदस्यों वाला था, तो सदस्य कितने होंगे दोस्तों, इसमें सदस्यों की संख्या कितनी थी, 3 सदस्य थे। देख लीजिए कौन कौन थे दोस्तों, इसे भी आप लोग जानते रहिए। सर पैथिक लॉरेंस, सर पैथिक लॉरेंस, सर पैथिक लॉरेंस क्या थे दोस्तों, ये दोस्तों अध्यक्ष थे। याद रखिएगा, अगर पूछे कैबिनेट मिशन का अध्यक्ष कौन था तो सर पैथिक लॉरेंस। और जो 2 अन्य सदस्य थे दोस्तों वो कौन से थे, स्टेफर्ड और जो तीसरे सदस्य थे दोस्तों वो कौन से थे, एबी अलेक्जेंडर। ये 3 सदस्यों वाला था दोस्तों। तो कभी कभी आपको पूछ लेता है कैबिनेट मिशन में कौन सदस्य नहीं था, विकल्प में ये तीनों नाम दिए रहेंगे, चौथा अन्य नाम रहेगा। तो दोस्तों ये तीनों नाम आपको याद रखने होंगे, तभी आप यहाँ से बनने वाले क्वेश्चन को आप क्या कर पाएंगे दोस्तों, सॉल्व कर पाएंगे, हल कर पाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो इस को नोट कर लीजिएगा। अब हम लोग आगे की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों, क्या क्या प्रावधान थे और इसमें कैबिनेट मिशन में क्या प्रावधान था। अब जो इसकी दोस्तों रिपोर्ट आई है, जो दोस्तों इसकी रिपोर्ट आई है वो कब आई, रिपोर्ट 16 मई 1946 ईस्वी। तो इसे भी आप लोग याद रखिएगा। ठीक है दोस्तों, 16 मई 1946 ईस्वी कैबिनेट मिशन की रिपोर्ट प्रस्तुत की गई। अब इस कैबिनेट मिशन में क्या क्या प्रावधान थे उसके बारे में हम लोग चर्चा कर लेते हैं। अब दोस्तों कैबिनेट मिशन में प्रावधान किया गया था कि भारतीयों के लिए एक संविधान सभा होगी, जिसका गठन कौन करेगा, कैबिनेट मिशन करेगा। तो इन्होंने बताया कि ये संविधान सभा का गठन किया जाएगा, भारतीयों के लिए एक संविधान सभा का गठन किया जाएगा, निर्माण किया जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब और क्या कहा, इस संविधान सभा में जो सदस्य होंगे दोस्तों वो सदस्य कैसे आएंगे यहाँ पर, तो इसमें प्रावधान किया गया कि 10 लाख की जनसंख्या पर, कितने दोस्तों, 10 लाख की जनसंख्या पर एक प्रतिनिधि संविधान सभा में आएगा। कहने का मतलब जिस राज्य की जनसंख्या कम से कम 10 लाख होगी उस राज्य से कितना प्रतिनिधि आएगा, एक प्रतिनिधि आएगा दोस्तों। ठीक है, तो क्लियर रखिएगा हर एक चीज़ को। और क्या थे दोस्तों इसमें, और क्या बताया गया, इसमें कहा गया दोस्तों जो सदस्य होंगे संविधान सभा में उनका निर्वाचन कैसे होगा दोस्तों। तो जो संविधान सभा में सदस्य होंगे उनका निर्वाचन इसमें बताया गया कि उनका निर्वाचन बताया गया कि इनका निर्वाचन जो होगा आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के आधार पर एकल संक्रमणी मत पद्धति के द्वारा किया जाएगा। तो कहने का मतलब
जो संविधान सभा में सदस्य आएंगे उनका निर्वाचन कैसे होगा? अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के आधार पर एकल संक्रमणीय मत पद्धति के द्वारा संविधान सभा के सदस्य क्या होंगे? चुने जाएंगे दोस्तों। ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है दोस्तों एकल, इस अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली का मतलब होता है दोस्तों एक समान स्केल या मानदंड तैयार करना। ठीक है दोस्तों, क्या है इसका आशय? इसका मतलब क्या होता है? एक समान स्केल या मानदंड तैयार करना। अब इसका उद्देश्य क्या था? इस प्रणाली को लागू करने का उद्देश्य क्या था? अल्पसंख्यकों को पर्याप्त प्रतिनिधित्व मिल सके, इसलिए इस प्रणाली को अपनाया जाता है दोस्तों, अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली को। ठीक है। अब देखिए एकल संक्रमणीय मत पद्धति क्या है? इसका मतलब क्या होता है दोस्तों? इसे भी देख लीजिए। इसका मतलब होता है वरीयता क्रम के आधार पर, वरीयता क्रम के आधार पर वोटिंग करना। ठीक है दोस्तों। तो एकल संक्रमणीय मत पद्धति का आशय क्या है? वरीयता क्रम के आधार पर वोटिंग करना। तो ये इन दोनों का मतलब अर्थ दोस्तों कई बार यूपीएससी यूपीएससी के एग्जाम में पूछा गया है दोस्तों। ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों इन सब की विस्तार पूर्वक चर्चा दोस्तों जब हम लोग राष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रक्रिया को पढ़ेंगे दोस्तों तो वहाँ पर दोस्तों हम लोग इसे फिगर के माध्यम से बड़े ही सरल भाषा में समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है दोस्तों। यहाँ के लिए दोस्तों बस इतना आप लोग जानते रहिए। अब दोस्तों आगे चलते हैं हम लोग। और क्या प्रावधान था इसमें? और दोस्तों कहा गया कि ये जो संविधान सभा होगी, इस संविधान सभा में कितने सदस्य होंगे? तो कैबिनेट मिशन ने कहा कि संविधान सभा में कुल सदस्यों की जो संख्या होगी वह कितनी होगी दोस्तों? 389। तो संविधान सभा में कितने सदस्य थे? 389। इस चीज़ को भी आप लोग याद रखिएगा, ये भी कई बार पूछा गया है दोस्तों। अब ये 389 सदस्य कहाँ से आए? अब इसको हम लोग चर्चा कर लेते हैं। अगर पूछा जाए कि दोस्तों ये 389 ही क्यों रखे गए संविधान सभा में सदस्यों की संख्या, तो दोस्तों आप लोग बताना कि उस समय जो भारत की दोस्तों जनसंख्या थी वो कितनी थी? लगभग 40 करोड़, लगभग 40 करोड़ थी दोस्तों। तो इस आधार पर जो संख्या निकल कर आई दोस्तों वो कितना आई? 389। ठीक है दोस्तों, एग्जैक्ट क्लियर है। आइए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। इन 389 सदस्यों में कौन कहाँ से आए इसको हम लोग देख लेते हैं। ठीक है दोस्तों, आइए। अब दोस्तों इसमें कहा गया कि जो संविधान सभा में सभा में 389 सदस्य होंगे। ठीक है दोस्तों, ये जो संविधान सभा में 389 सदस्य होंगे, ये कहाँ से रहेंगे इसको थोड़ा से आप लोग जानते रहिए, क्योंकि यहाँ से दोस्तों बड़ा अच्छा सा प्रश्न बनता है। ठीक है दोस्तों, देखिए 389 सदस्यों में से 292 सदस्य जो थे दोस्तों वो कहाँ से आए थे? ब्रिटिश प्रांतों से। कहाँ से? ब्रिटिश प्रांतों से। और जो 4 सदस्य थे दोस्तों, 4 सदस्य कहाँ से आए थे? कमिश्नरी क्षेत्रों से। ठीक है दोस्तों, और जो 93 सदस्य थे दोस्तों वो कहाँ से थे? तो वे थे दोस्तों देशी रियासतों से।
ठीक है दोस्तों, क्लियर है। अब दोस्तों यहाँ पर बड़ा अच्छा प्रश्न बनता है और बन सकता है, पूछे भी गए हैं दोस्तों, तो ये चीज़ आप लोग एकदम क्लियर से समझ लीजिए, क्योंकि यहाँ पर शब्दावली का बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है दोस्तों। कैसे, उसे देखिए। अगर आपसे पूछे कि संविधान सभा में ब्रिटिश प्रांतों से कितने सदस्य आए थे, तब आपका आंसर क्या होगा दोस्तों? 292 सदस्य। क्या होगा? 292 सदस्य। अब अगर आपसे यही प्रश्न को बदल दिया जाए और कहा जाए कि ब्रिटिश भारत से संविधान सभा में कितने सदस्य आए थे, तो वो तब आपका आंसर क्या होगा दोस्तों? तब आपको इस दोनों को काउंट कर लेना है। 292 + 4, तो आंसर क्या हो गया? 296। फर्क पड़ा कि नहीं पड़ा दोस्तों? फिर से देख लीजिए। अगर पूछे कि ब्रिटिश प्रांतों से संविधान सभा में कितने सदस्य आए थे, 292। अगर यही पूछ लिया जाए ब्रिटिश भारत में, कहने का मतलब अगर पूछे कि ब्रिटिश, ठीक है दोस्तों, ब्रिटिश भारत में संविधान सभा में कितने सदस्य आए थे, तो आपका आंसर क्या होगा दोस्तों? 296 होगा। कितना? 296। ठीक है दोस्तों, क्लियर हुआ। अब आइए चलते हैं दोस्तों, ये आपके समझ से शब्दावली दिख रही है कमिश्नरी क्षेत्र। कुछ दोस्तों के मन में यह प्रश्न उठ रहा होगा कि आखिर ये कमिश्नरी क्षेत्र किसे कहते हैं। तो दोस्तों मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि जैसे वर्तमान समय में आज भारत के अंदर संघ शासित प्रदेश हैं, जैसे 8 संघ शासित प्रदेश हैं, वैसे ही दोस्तों उस समय कमिश्नरी क्षेत्र हुआ करते थे। कितने कमिश्नरी क्षेत्र हुआ करते थे? और उस कमिश्नरी क्षेत्रों में से कितने सदस्य संविधान सभा में आए? 4 सदस्य, जहाँ पर, ठीक है, संविधान सभा में अपना प्रतिनिधित्व प्रदान किया। अब दोस्तों वो 4 जो कमिश्नरी क्षेत्र थे वे कौन कौन से थे, इसको भी देख लीजिए और नोट कर लीजिएगा दोस्तों। तो दोस्तों जो 4 कमिश्नरी क्षेत्र थे उसमें जो पहला था दिल्ली, ठीक है दोस्तों, दिल्ली, और जो दूसरा होगा दोस्तों वो होगा कुर्ग। क्या होगा दोस्तों? कुर्ग, कर्नाटक में है। और तीसरा दोस्तों क्या होगा? अजमेर। इस अजमेर को दोस्तों हम लोग मारवाड़ के साथ भी पढ़ेंगे एक साथ, ठीक है। अजमेर और मारवाड़ ये एक कमिश्नरी क्षेत्र थे। और जो चौथा दोस्तों है वो कौन सा था दोस्तों? बलूचिस्तान, जो इस समय कहाँ पे है दोस्तों? पाकिस्तान में है। कहाँ है दोस्तों? पाकिस्तान में। तो ये 4 कमिश्नरी क्षेत्र थे। कौन कौन से? दिल्ली, कुर्ग, अजमेर और बलूचिस्तान, जहाँ से चारों के चारों सदस्य आए थे। कहाँ से? कहाँ? संविधान सभा में। ठीक है दोस्तों, आइए चलते हैं अब हम लोग। इसको भी याद रखे रहिएगा, नोट कर लीजिएगा। अब दोस्तों एक नोट बनाइए, कहने का मतलब एक नोट करिए, नोट पॉइंट डाल लीजिए। उसमें आप लोगों को लिखना क्या है कि दोस्तों हैदराबाद एकमात्र ऐसा देशी रियासत था, जो हमारा हैदराबाद है वह एकमात्र ऐसा देशी रियासत था जिसका एक भी प्रतिनिधि संविधान सभा में प्रतिनिधि नहीं था। ठीक है दोस्तों, तो हैदराबाद एकमात्र ऐसा देशी रियासत था जिसका एक भी प्रतिनिधि संविधान सभा में शामिल नहीं था दोस्तों। ठीक है, इस चीज़ को याद रखिएगा, ये भी प्रश्न आपसे कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं दोस्तों। देखिए दोस्तों, अब जो आप लोगों का टॉपिक चल रहा है ये बड़ा इंटरेस्टेड टॉपिक है दोस्तों, और बड़ा ही रोचक है। अब आपके धीरे धीरे अब आपके सारी चीज़ें समझ में आती हुई होंगी। अब जो भी प्रावधान है, जो एक एक तथ्य हैं, जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण है, उन सब
की चर्चा हम लोग करेंगे और उन सब को आप लोग बहुत बेहतर ढंग से समझते भी होंगे दोस्तों। आइए चलिए हम लोग अब आगे की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। अब दोस्तों अभी हमने आपको बताया है कि संविधान सभा में कुल सदस्यों की संख्या 389 थी, जिसमें से 292 सदस्य ब्रिटिश प्रांतों से आए थे, 4 सदस्य कमिश्नरी क्षेत्रों से आए थे और 93 जो सदस्य थे दोस्तों वह कहाँ से आए थे, देशी रियासतों से आए थे। ठीक है दोस्तों, अब जो दोस्तों निर्वाचन हमारा होगा वह कितने पर होगा, 296 सीटों पर होगा दोस्तों। तो इसको भी देख लेते हैं हम। चूँकि दोस्तों देखिए ये जो 93 देशी रियासत से आए थे दोस्तों, इन्हें दोस्तों मनोनीत किया गया था। क्या किया गया था दोस्तों, याद रखिएगा। ये जो 93 सदस्य थे संविधान सभा में, ये क्या थे, मनोनीत थे। और ये जो 292 प्लस जो 4 सदस्य थे ये क्या थे दोस्तों, ये निर्वाचित थे। तो इसको भी आप लोग याद रखिएगा। अगर आपसे पूछा जाए कि संविधान सभा में निर्वाचित सदस्यों की संख्या कितनी थी, तो निर्वाचित सदस्यों की संख्या कितनी होगी दोस्तों, 96। मनोनीत सदस्यों की संख्या कितनी थी, 93। ठीक है दोस्तों, आइए चलते हैं हम लोग अब आगे। अब देखिए दोस्तों, जो 292 प्लस 4 बराबर 296। ठीक है दोस्तों, इतने पे जो निर्वाचन हुआ था दोस्तों, इसको भी थोड़ा सा समझ लीजिए, इसको भी आप लोग ध्यान देते रहिए कि ये जो निर्धारण किया गया था सीटों के लिए, सामान्य, मुस्लिम लीग और सिख। ठीक है दोस्तों, सामान्य के लिए 213 सीटें, मुस्लिम लीग के लिए 79 सीटें और सिख के लिए दोस्तों 4। ठीक है, अब इन 213 में से दोस्तों 208 सीटें पाई थी कौन, कांग्रेस। ठीक है, कांग्रेस। और 79 में से जो संविधान सभा में चुन के मुस्लिम लीग के सदस्य आए उनकी संख्या कितनी हुई दोस्तों, 73। ठीक है दोस्तों, और बाकी 4 के 4 ही है। तो ये जो आंकड़ा है ये भी आप लोग इसके बारे में जानते रहिए दोस्तों। अब हम लोग आगे चलते हैं, ज़रा आप लोग इसे नोट कर लीजिए दोस्तों। आइए दोस्तों हम लोग आगे की तरफ बढ़ते हैं और जान लेते हैं कि संविधान निर्माण की प्रक्रिया में और क्या क्या महत्वपूर्ण तथ्य हैं दोस्तों, उसको भी हम लोग जान लेते हैं। अब दोस्तों यहाँ पर फिर से आप लोग एक नोट करके लिखेंगे, नोट कर लीजिएगा। ये तीनों प्रश्न जो यहाँ से बनते हैं वो तीनों के तीनों प्रश्न 3-4 बिंदु हैं, उसको भी आप लोग याद रखिए दोस्तों। देखिए क्या कहा है, अगर पूछे संविधान सभा में महिलाओं की संख्या, संविधान सभा में महिलाओं की संख्या कितनी थी, तो दोस्तों आप क्या कहेंगे, 15। संविधान सभा में महिलाओं की सदस्य कितनी थी, सदस्य संख्या 15 थी। अब अगर आपसे पूछे कि संविधान सभा में शामिल होने वाली प्रथम मुस्लिम महिला कौन थी, प्रथम मुस्लिम महिला कौन थी, तो दोस्तों आप लोग बताएंगे क्या, बेगम, नोट कर लीजिएगा, बेगम एयाज रसूल। क्या दोस्तों, बेगम एयाज रसूल। तो इस चीज़ को भी आप लोग ध्यान रखिएगा। संविधान सभा में महिलाओं की संख्या कितनी थी, 15।
संविधान सभा में शामिल होने वाली पहली मुस्लिम महिला कौन थी? बेगम एयाज रसूल। अब प्रश्न पूछता है दोस्तों कि संविधान सभा में एससी की संख्या कितनी थी दोस्तों? अनुसूचित जात की संख्या कितनी थी? तो आप क्या बताएंगे दोस्तों? 26। कितनी थी दोस्तों? 26। अब अगर कहे संविधान सभा में एसटी की संख्या कितनी थी दोस्तों? तो आप बताएंगे 33। ठीक है दोस्तों, तो ये कुछ आंकड़ा था जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण है। इसे भी आप लोग एक नोटबुक में आप लोग नोट करते जाइए दोस्तों, जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण है। ठीक है, अब हम लोग आगे की तरफ बढ़ते हैं। उम्मीद करते हैं ये सारी चीज़ें आप लोगों के समझ में आ भी गई होगी और इसे आप लोगों ने नोट भी कर लिया होगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, अब हम लोग आगे चलते हैं। अब दोस्तों यहीं पे चर्चा हम लोग कर लेते हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब की। दोस्तों यहाँ से प्रश्न पूछता है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर संविधान सभा में कितने स्थानों से निर्वाचित हुए थे? तो आप दोस्तों क्या बताएंगे? 2 स्थानों से। ठीक है, अब थोड़ा सा इसके बारे में जान लीजिए दोस्तों। जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे, पहले इन्होंने बॉम्बे से चुनाव लड़ा, लेकिन क्या हुए? हार जाते हैं दोस्तों, जीत नहीं पाते हैं। ठीक है दोस्तों, फिर इन्होंने मुस्लिम लीग की सहायता से बंगाल से चुनाव लड़ा। ठीक है, बंगाल से चुनाव लड़ा और यहाँ वो जीत जाते हैं। लेकिन दोस्तों आगे चलकर जब 1947 में भारत का विभाजन होता है तो कुछ हिस्सा जहाँ से अंबेडकर साहब निर्वाचित हुए थे वो हिस्सा कहाँ शामिल हो गया दोस्तों? पाकिस्तान में। इसलिए यह स्थान उन्हें क्या करना पड़ा दोस्तों? छोड़ना पड़ा। फिर से दोस्तों उन्होंने संविधान सभा के लिए निर्वाचन कहाँ से प्राप्त किया दोस्तों? तो फिर से उन्होंने निर्वाचन जो प्राप्त किया है वो कहाँ से? महाराष्ट्र अर्थात बॉम्बे से प्राप्त किया। और यह जो सीट थी दोस्तों, यह एम.आर. जयकर साहब ने अंबेडकर के सम्मान में यह सीट खाली कर दी थी और फिर यहाँ से आकर डॉक्टर अंबेडकर साहब पुनः निर्वाचन प्राप्त कर लेते हैं संविधान सभा में। अब दोस्तों प्रश्न क्या पूछ सकता है आपसे? अगर आपसे पूछे कि संविधान सभा में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहाँ से निर्वाचित होकर आए थे, कहाँ से निर्वाचित होकर शामिल हुए थे? तो अगर आपके विकल्प में दोस्तों बंगाल और बॉम्बे दोनों रहेगा तो आप आंसर किसे लगाएंगे दोस्तों? बॉम्बे से, क्योंकि अंतिम रूप से वो कहाँ से निर्वाचित होकर आए? बॉम्बे से। ठीक है दोस्तों, अब अगर बॉम्बे विकल्प में नहीं रहता है और बंगाल विकल्प में है तब दोस्तों किसे लगाएंगे? बंगाल को लगाएंगे। ठीक है दोस्तों, आइए चलते हम लोग अब आगे की तरफ बढ़ते हैं और क्या क्या हो सकते हैं। देखिए, कैबिनेट मिशन ने संविधान सभा के निर्माण की बात कही, संविधान सभा का निर्माण किया। अब संविधान सभा के गठन के लिए दोस्तों एक निर्वाचित सरकार की आवश्यकता थी। किसकी आवश्यकता थी? एक निर्वाचित सरकार की आवश्यकता थी। उसी आवश्यकता को पूरा करने के लिए दोस्तों जे.एल. नेहरू की अध्यक्षता में, जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में दोस्तों 2 सितंबर, याद रखिएगा इस डेट को, 2 सितंबर 1946 ईस्वी को अंतरिम मंत्रिमंडल का क्या किया गया दोस्तों? गठन किया गया था। तो दोस्तों ये जो अंतरिम मंत्रिमंडल का गठन किया गया, इस मंत्रिमंडल में मुस्लिम लीग के शामिल होने से पूर्व मुस्लिम लीग के शामिल होने से पूर्व जो सदस्य संख्या थी किसकी? मंत्रिमंडल की, वो कितनी थी दोस्तों? कितनी थी दोस्तों? 13। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए कि जो अंतरिम मंत्रिमंडल का गठन किया गया था उस अंतरिम मंत्रिमंडल में मुस्लिम लीग के शामिल होने से पूर्व कितने सदस्य थे? 13। अब जब दोस्तों मुस्लिम लीग शामिल हो जाती है तब मंत्रिमंडल में सदस्यों की संख्या कितनी हो जाती है दोस्तों?
15। अब अगर यहाँ पूछे जाए दोस्तों कि मंत्रिमंडल में मुस्लिम लीग के सदस्यों की संख्या कितनी थी, तो दोस्तों आप बताएंगे क्या, 5। अब दोस्तों कहेंगे आप कि दोस्तों यहाँ तो मुस्लिम लीग के पूर्व शामिल होने के पूर्व आप 13 बता रहे हैं, और यहाँ जब 5 मुस्लिम लीग के शामिल हुए तो यहाँ तो 18 होना चाहिए। नहीं दोस्तों, जब मुस्लिम लीग शामिल हुई थी तो जो 3 सीटें थी दोस्तों, वो उन्हें 3 को हटा दिया गया था, 3 सदस्यों को, और फिर मुस्लिम लीग के 5 सदस्यों को शामिल किया गया। तो कुल संख्या कितनी हुई दोस्तों, 15 हुई। ठीक है दोस्तों, और आगे चलते हम लोग। अब दोस्तों ये जो संविधान सभा है, इसकी जो दोस्तों पहली बैठक हुई, पहली बैठक कब हुई थी दोस्तों, तो आप बताएंगे 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को। 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को संविधान सभा की पहली बैठक की गई। और ये दोस्तों जो बैठक हुई थी 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को पहली बैठक, ये दोस्तों कहाँ हुई थी, दिल्ली में हुई थी दोस्तों। दिल्ली में किस पुस्तकालय में, तो आप बताएंगे काउंसिल चैम्बर्स के पुस्तकालय में यह जो पहली बैठक थी दोस्तों, इस बैठक का आयोजन किया गया दोस्तों। अब एक तथ्य से पहली बैठक के बारे में 3-4 तथ्य हैं, उसको भी जान लीजिए दोस्तों। पहली बैठक जो संविधान सभा की पहली बैठक हुई, इस बैठक का दोस्तों मुस्लिम लीग ने क्या किया दोस्तों, बहिष्कार कर दिया। क्या किया दोस्तों, बहिष्कार। मुस्लिम लीग इसमें शामिल नहीं हुई पहली बैठक में, क्या किया, बहिष्कार कर दिया। अब यह जो संविधान सभा की पहली बैठक दोस्तों हुई थी, इस पहली बैठक की दोस्तों अध्यक्षता किसने की थी दोस्तों, इसको भी जान लीजिए। तो अध्यक्षता उस समय किसने की, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। किसने की थी दोस्तों, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने की थी। अब डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा निर्वाचित होकर आए कि चुने थे, क्यों इन्हें अध्यक्ष बनाया गया, क्यों इन्होंने बैठक की अध्यक्षता दी, तो दोस्तों ये नया प्रश्न हो सकता है आपके एग्जाम में पूछ ले, तो इसको भी जान लीजिए कि जो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे वे न तो निर्वाचित न तो चुने हुए, ये उस समय सबसे बुजुर्ग सदस्य थे किसके, संविधान सभा के, इसीलिए इन्हें पहली बैठक की अध्यक्षता का दायित्व दिया गया था दोस्तों। ठीक है दोस्तों, अब दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। कल इस पहली बैठक के बारे में दोस्तों हम लोग थोड़ी और जानकारी लेंगे और समझने का प्रयास करेंगे, और क्या क्या प्रावधान थे दोस्तों, कितने सदस्य शामिल हुए थे दोस्तों, इसको थोड़ा सा देख लीजिए। कितने सदस्य शामिल हुए थे, 207। अब 207 ही क्यों शामिल हुए थे दोस्तों, इसकी चर्चा हम लोग कल की क्लास में करेंगे। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही दोस्तों। अगर आप लोगों को हमारी यह क्लास और यह वीडियो आप लोगों को अच्छी लगे तो आप लोग इस वीडियो को लाइक और शेयर दोस्तों ज़रूर करिए अपने दोस्तों के साथ। धन्यवाद दोस्तों।